स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का एनालिसिस। तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज भारत सरकार के द्वारा जो न्यूज़ दी गई हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है स्वामित्व स्कीम जो अभी रिसेंटली भारत सरकार ने लॉन्च की है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ओके, दो तरह की स्कीम्स होती हैं, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो होता है जितनी भी मशीनरी लगती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लगती है। ओके, लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उनकी मशीनरी काम करती है, और कई बार जो है फंडिंग भी जो है वो डिवाइड होती है 60 to 40%, 70 to 30% ऐसे। ओके, और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है इसमें जो 100% फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होती है। तो इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा नेशनल पंचायत डे के ऊपर। ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। ओके, सन 2010 को ये स्टार्ट हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में ये शुरू किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ओके, और स्टेट्स की अगर बात करें तो वहाँ पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट है, वो इसके नोडल डिपार्टमेंट है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो इसका टेक्नोलॉजिकल पार्टनर है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये तो मैंने ओवरव्यू बताया है। ओके, तो अभी ये स्कीम है क्या? तो ये स्कीम बेसिकली प्रोवाइड की गई है जो हमारा देहाती जो इंडिया है, ओके, रूरल इंडिया है, वहाँ पर बहुत सारी आबादी ऐसी है जिनके पास जो लैंड रिकॉर्ड्स है वही नहीं है। ओके, मतलब कि अगर उनके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज ही नहीं है कि वो शो कर सके कि वो प्रॉपर्टी हमारी है। ओके, तो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ड्रोन सर्वेइंग टेक्नोलॉजी की मदद से क्या करेगी, उनको लैंड राइट्स जो है प्रोवाइड करेगी। जो गरीब लोगों के पास, जिनके पास जमीन तो है, प्रॉपर्टी तो है, लेकिन उसके कोई दस्तावेज नहीं है, ओके, उनको एक प्रॉपर्टी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, इसको प्रॉपर्टी कार्ड टर्म दिया गया है। प्रॉपर्टी कार्ड हर एक ऐसे गांव देहाती लोग को प्रोवाइड किया जाएगा जिनके पास प्रॉपर्टी तो है लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर प्रॉपर्टी कार्ड जो मिलता है किसी भी आदमी को, तो उससे आने वाले समय में उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई वो बैंक से लोन लेना चाहता है, ओके, तो अगर वो एज ए कोलेटरल कहीं पर जमा करवा के पैसे लेना चाहता है कहीं से, तो उसको यूज़ कर सकता है। तो आने वाले समय में उसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो है बैंक से मिल सकते हैं। आगे वो अपना जिस भी तरह का प्रोजेक्ट चलाना चाहता है, कोई रोजगार चलाना चाहता है तो वो चला सकता है। तो आगे बात की गई है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है स्कीम का कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जाए, खास तौर पे जो रूरल इंडिया है उसमें। ओके, तो उनको इनेबल किया जाए लोगों को कि अपनी प्रॉपर्टी का वो सही यूज़ कर सके, एज ए फाइनेंशियल एसेट वो अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकें। उसके बाद जो है अच्छा एक एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड मिलेगा, ओके, रूरल प्लानिंग के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ओके, उसको डिटरमाइन कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी टैक्स उस एरिया में लगेगा या नहीं लगेगा। ओके, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है डायरेक्टली जो है स्टेट के पास जाता है। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट इसको देखती है प्रॉपर्टी टैक्स को। इसके अलावा जो है जो सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके, और जो मैप्स हैं, जो सैटेलाइट मैप्स हैं, ओके, उसके द्वारा जो है डिपार्टमेंट को जो है डिपार्टमेंट जैसे गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है तो उसको आसानी होगी आने वाले समय में। प्रॉपर्टी का जो है पहले से ही सर्वे हुआ है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, ड्रोन सर्वे को यूज़ करके, तो आसानी से जो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है। ओके, डिपार्टमेंट को एक आसानी मिल जाएगी। उसके बाद जो है एक तरह की जो बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ओके, ये प्रोवाइड करना है जिससे कि अच्छे से जो है एक सैटेलाइट मैप जो है तैयार हो सके, जिससे आने वाले समय में कोई भी स्कीम लागू करनी है, ओके, और किसी भी गांव देहात का अगर नक्शा देखना है तो ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर वो आसानी से पहचान सके कि ये गांव कौन सा है। और लास्ट में जो है प्रॉपर्टी रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं, ओके, जो लीगल केसेस हैं, जो डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, जैसे होता है जैसे दो लोग हैं, ठीक है, दोनों में आपस में डिस्प्यूट है कि वो बोलता है कि तेरे वाली प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरा है, ओके, ऐसे डिस्प्यूट चलते रहते हैं। तो अगर कोई वैलिड प्रॉपर्टी कार्ड होगा तो ये डिस्प्यूट्स भी खत्म होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो अभी रिसेंटली जयंती मनाई गई है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की। तो थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो इनका जन्म हुआ है जो सितबडियारा सरन डिस्ट्रिक्ट है बंगाल प्रेसिडेंस में, जो ब्रिटिश इंडिया था वहाँ पर। ओके, सो जो नारायण थे यूएस से इंडिया में पहुँचे थे 1929 को। तब वो एक मार्क्सिस्ट विचारधारा को फॉलो करते थे। उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। ओके, जब जवाहरलाल नेहरू ने उनको इनविटेशन दिया 1929 में। ओके, महात्मा गांधी जो है इनके मेंटर हैं कांग्रेस में। ओके, हमेशा ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि इनके मेंटर कौन थे, तो महात्मा गांधी जी इनके मेंटर थे। ओके, तो इन्होंने अपना हाउस एक शेयर किया था एक कदम कौम पटना में। ओके, अपने एक क्लोज फ्रेंड के साथ जिनका नाम था गंगा शरण सिंह सिन्हा। ओके, उसके बाद इन्होंने जो फेम पाया ये पाया था जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला। ओके, सो बहुत सारे मूवमेंट आज़ादी के लिए चलाए गए थे, उसमें से एक था क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 1942 को चलाया गया था। ओके, सो बहुत सारे मूवमेंट्स के लिए इनको जेल भी जाना पड़ा। फॉर एग्जांपल 1932 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था तब इनको जेल जाना पड़ा। ओके, तो उनको नासिक जेल में भेजा गया। उसके वहाँ पर वो उनके जो साथी थे उनसे मिले। अभी जो मैं इंपॉर्टेंट नाम लेने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, ओके, अक्यूट पतवर्धन, अशोक मेहता, बसवंत सिंह। सो ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं। ओके, आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, जब ये बाहर आए जेल से तो तब इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो लेफ्ट विंग जो है कांग्रेस पार्टी का बनाया। ओके, आचार्य नरेंद्र देव जी जो थे उनके उस पार्टी के पहले प्रेसिडेंट बने और जो नारायण जी थे वो जनरल सेक्रेटरी बने। उसके बाद जब महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था 1942 को। ओके, तो उस समय ये हजारीबाग सेंट्रल जेल में थे। ओके, तो उनके साथ और भी काफ़ी महान हस्तियाँ थी। ओके, उस समय के जो जेल में उनके साथ रही, जिन्होंने आज़ादी के लिए जो था जेल में आंदोलन किए वहाँ पर रहे। ओके, और भी बहुत सारे जो सोशलिस्ट लीडर्स हैं जैसे राम मनोहर लोहिया, ओके, छोटूभाई पटनायक, वो उनके साथ रहे। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी उनके बारे में। तो लास्ट में एक बात मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि 1947 से 1953 तक वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन। ओके, विच वॉज द लार्जेस्ट लेबर यूनियन इन द इंडियन रेलवेज, और उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है 1999 में। तो कहीं से भी क्वेश्चन सोशल लीडर रहे हैं। उसके बाद बात की गई है नानाजी देशमुख जी की। इनका जो पूरा नाम है वो चंडीगढ़दास अमृतराव देशमुख है। मराठी थे। ओके, सोशल रिफॉर्मर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। तो इन्होंने जिस फील्ड में काम किया था वो था एजुकेशन, हेल्थ, रूरल सेल्फ रिलायंस। ओके, इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है और भारत रत्न से भी अभी 2019 में इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। ओके, तो इन्होंने जो भूदान मूवमेंट चला था, विनोबा भावे जी ने जो मूवमेंट चलाया था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ओके, इन्होंने जो चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है चित्रकूट में, ओके, इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया है। ओके, जो कि इंडिया की पहली रूरल यूनिवर्सिटी है और इसके ये चांसलर भी रहे हैं। आगे यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से एक न्यूज़ आई है कि एक 100 रुपीज़ का डिनोमिनेशन एक ऑनर जो है जारी किया गया है श्रीमती विजया राजे सिंधिया के लिए। ओके, तो श्रीमती विजया राजे जो सिंधिया हैं ये सिंधिया डायनास्टी के महारानी रहे हैं। इनको राजमाता कहा जाता था ग्वालियर की। ओके, इसके बाद ये पॉलिटिक्स में भी इन्होंने काफ़ी अहम रोल अदा किया है। ओके, तो ये जो लास्ट रूलिंग किंग थे महाराजा ऑफ ग्वालियर उनकी वाइफ थी। ओके, और अपने पॉलिटिकल करियर में इन्होंने जो भारतीय जनसंघ था, ठीक है, उसको ज्वाइन किया और उसके फाउंडर मेंबर भी थे भारतीय जनता पार्टी के। ओके, आगे यहाँ पर जो न्यूज़ आई है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। तो यहाँ पर क्या बात बोली गई है, यहाँ पर एक प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया ये कहा गया है कि 8 बीचेस जो है इंडिया के उनको गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंड किया गया है कि इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिले। ओके, सो एक प्राउड मोमेंट है, अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेशन मिलता है तो एक अच्छी बात है। इससे एक जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे दुनिया को कि हमारे यहाँ जो 8 बीचेस हैं, ओके, तो यहाँ पर आपको अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी साफ़ सफाई आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये जो भारत की जो 8 बीचेस हैं ये 5 स्टेट से निकल कर आती हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज से निकल कर आती हैं, जिनको कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अभी दिया गया है।
ओके, जिनके द्वारा दिया गया है वो UNEP, ओके, UN, WTO, FEE और IOC है। ये चारों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो जो बीचेस जो जिनको सर्टिफिकेशन मिला है वो है शिवराजपुर द्वारका गुजरात में, ओके, घोगला दीव में, कसरकोड और पडुबिद्री कर्नाटका में, कप्पड़ केरला में, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, गोल्डन प्री ओडिशा में और राधानगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। So India has also been awarded third prize by international jury under international best practices for pollution control in coastal regions. Okay, तो जो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है एनवायरनमेंट के, उनका नाम है श्री प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने भी एक कमेंट किया है कि एक अच्छी अचीवमेंट जो है इंडिया ने हासिल की है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि ब्लू फ्लैग होता क्या है। सो जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है ये दिया जाता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन की तरफ से। ओके, तो इसमें ये ध्यान रखते हैं कि जैसे सस्टेनेबल बोटिंग, ओके, अच्छी बीच की मेंटेनेंस की गई है। ओके, जो टूरिज्म ऑपरेटर है उनके लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं बीच के वो सही पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। ओके, सो ये जो है एक ट्रेडमार्क है FEE के द्वारा। एक जो FEE है वो एक नॉन फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि अभी 65 ऑर्गेनाइजेशंस और 60 मेंबर कंट्रीज हैं। ओके, तो ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो बीच खरे उतरते हैं, फॉर एग्जांपल सेफ्टी, एनवायरमेंटल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, ओके, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड जनरल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट क्राइटेरिया। ओके, तो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ही इनको जो है सर्टिफिकेशन मिलता है। तो सबसे पहले अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूँ तो सबसे पहला क्राइटेरिया यहाँ पर बात की गई है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं, जैसे कोस्टल जोन इकोसिस्टम्स के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है। ओके, और जो नेचुरल सेंसिटिव एरियाज हैं वो जो है उनको डिस्प्ले करना है अच्छे से। ओके, मतलब वो ख़राब नहीं होने चाहिए जो सेंसिटिव एरियाज है किसी भी कोस्टल जोन के। सो इन्फॉर्मेशन अबाउट बाथिंग वाटर क्वालिटी मस्ट बी डिस्प्लेड, मतलब अगर पानी जो है नहाने के काबिल है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है, मिनिस्ट्रीज के द्वारा, सरकार के द्वारा। सो जो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम है उसकी इन्फॉर्मेशन भी जो डिस्प्ले होनी चाहिए। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट जो है बीच एरिया वो भी डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, सो मिनिमम 5 एनवायरमेंटल एजुकेशन एक्टिविटीज मस्ट बी ऑफर। उसके बाद वाटर क्वालिटी की यहाँ पर बात की गई है कि जो कंप्लायंस है, रिक्वायरमेंट जो स्टैंडर्ड्स होता है एक्सलेंट बाथिंग वाटर क्वालिटी की वो होनी चाहिए वहाँ पर। ओके, जो इंडस्ट्रियल सीवेज रिलेटेड डिस्चार्जेस हैं वो बीच को अफेक्ट नहीं करने चाहिए। जो हेल्थ है कोरल रीफ्स की, कोरल रीफ जो है आप समंदर से जब आगे जाते हो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आगे जाते हो तो वहाँ पर एक रीफ आते हैं। ओके, और जिनको हम कोरल रीफ्स बोलते हैं। ओके, ये एक समुद्र की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़बरदस्त रोल अदा करते हैं और इकोसिस्टम को बड़े बढ़िया तरीके से मेंटेन करके चलते हैं। तो इन कोरल रीफ्स को जो है, ये कोरल रीफ्स की हेल्थ जो है ये ख़राब नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह का वेस्टेज अगर हम बीच में डाल रहे हैं। ओके, जो कम्युनिटी है वहाँ पर, ओके, उनको अच्छी सीवेज ट्रीटमेंट वहाँ पर मिले। ओके, अच्छी क्वालिटी की वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो। जो एल्गे है और अदर वेजिटेशन है, ओके, तो उसको भी जो है सही तरीके से टैकल करके चलना है। तो लास्ट में यहाँ पर बात की गई है एनवायरमेंटल एंगेजमेंट की। ओके, तो इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो मैं कुछ ही डिस्कस करता हूँ। जैसे बीच जो है साफ़ सफाई बीच पे रहनी चाहिए। ओके, जितने रेगुलेशंस लगाए जाते हैं सरकार की तरफ से वो वहाँ पर रेगुलेशन इम्प्लीमेंट होने चाहिए। ओके, बीच जिस तरीके से सरकार रखना चाहती है उस तरीके से सरकार मेंटेन करना चाहिए। जहाँ पर नहीं सही हो रहा वहाँ पर सरकार को फाइन लगाना चाहिए। ओके, जो वेस्ट जैसे डस्टबिन्स हैं, ओके, वो वहाँ पर अवेलेबल हों कि कोई भी कूड़ा करकट जो है ऐसे बीच के सामने ना फैले। आप देखते हैं जैसे मुंबई का जो बीच है, जुहू बीच है, वहाँ पर बहुत सारी गंदगी रहती है, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा फैला रहता है। तो कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं जो प्लास्टिक को उठाती हैं। ओके, लेकिन रोज़ रोज़ ऐसा कोई नहीं कर पाता। तो ये गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, इनको हमें फॉलो करने, सब फॉलो करेंगे तो हमेशा सफाई रहेगी। ओके, तो क्लीन सैनिटरी फैसिलिटी जो है वहाँ पर प्रोवाइड होनी चाहिए। तो ये वहाँ पर एक और बात बोली गई है कि कोई कैंपिंग, कोई ड्राइविंग जो है बीच के एरिया के आसपास नहीं होनी चाहिए। कोई डंपिंग भी नहीं होनी चाहिए कि कूड़ा आप डंप कर दो बीच के एरिया के आसपास। ओके, जो डॉग्स को आप, जहाँ डोमेस्टिक एनिमल्स को आप वहाँ पर यूज़ करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर ये भी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया गया कि उस बीच के आसपास ही जानवर नहीं आने चाहिए। ओके, सो बीच का जो इकोसिस्टम है वो ख़राब हो सकता है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं।
सो आगे बात की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के द्वारा एक न्यूज़ आई है, भारतमाला परियोजना जो भारत सरकार की तरफ से चल रही है। तो यहाँ पर जो है 2921 किलोमीटर रोड जो है कंस्ट्रक्ट कर दी गई है अंडर भारतमाला परियोजना के तहत। ओके, जो भारतमाला परियोजना है उसके तहत 322 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे, जिसमें से 12,413 किलोमीटर की रोड बनानी थी, उसमें से अभी 2921 किलोमीटर बन चुकी है। और अभी ये जो रिपोर्ट आई है टिल अगस्त 2020 तक है कि इतनी सड़क का निर्माण हो चुका है। और आगे यहाँ पर बात की गई है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज है उसने डिटेल रिव्यू लिया है नेशनल हाईवेज नेटवर्क का। ओके, वो जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है उसकी अप्रूवल की यहाँ पर बात की, जो फेस 1 का काम है, ठीक है, वो चल रहा है। 34,800 किलोमीटर का टारगेट है फेस 1 के अंडर। ओके, उसमें से 10,000 किलोमीटर जो है वो रेजिडुअल है। ओके, जो और दूसरा जो है NHDP स्ट्रेचेस हैं। ओके, NHDP क्या होता है मैं अभी डिस्कस करता हूँ। ओके, उसके बाद इसका जो खर्चा माना जा रहा है वो है 5,35,000 करोड़। ओके, तो ये खर्चा कैसे जुटाएंगे, इतना बजट कैसे, पैसे कैसे इकट्ठे करेंगे, तो ये भी मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो आगे यहाँ पर भारतमाला परियोजना की बात की गई है, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। ओके, जिसके तहत हाईवे सेक्टर के अंदर बहुत स्कीम्स के तहत जो है पैसा दिया जाएगा, मतलब हर एक तरह की जो फैसिलिटी है हाईवेज के ऊपर प्रोवाइड की जाए। तो हाईवे सेक्टर को यहाँ पर फोकस किया जाएगा, एक अच्छी एफिशिएंसी फ्राइट और पैसेंजर मूवमेंट को मिले। ओके, जैसे माल गाड़ियाँ जाती हैं तो अच्छी उनको फैसिलिटी मिले, अगर पैसेंजर गाड़ियाँ भी अगर लेकर जा रहे हो, कार्स, बसेस, ट्रक्स, तो उनको भी अच्छी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, ताकि कि आसानी से और जल्दी से जल्दी जो है वो अपना काम कर सके। तो यहाँ पर आगे बात की गई है इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की, इंटर कॉरिडोर्स की, फीडर रूट्स की, ओके, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की, बॉर्डर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स की, ओके, सो कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स एंड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज। तो ये था भारतमाला परियोजना के बारे में। ओके, तो आगे इसी प्रोजेक्ट को आगे मैं डिस्कस करता हूँ डिटेल में। तो सबसे पहले तो ये बात की गई है कि जो इंडिया का नेटवर्क है, रोड नेटवर्क, वो है 54,82,000 किलोमीटर का ये रोड नेटवर्क है, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। लेकिन इसमें से सिर्फ 2% का रोड नेटवर्क है जो कि नेशनल हाईवेज हैं, और जो ये नेशनल हाईवेज हैं ये पूरे रोड नेटवर्क का 40% रोड ट्रैफिक जो है कंट्रोल करके चल रहे हैं। तो अभी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, बेशक सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, लेकिन फिर भी जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी बहुत भारी कमी है। ओके, चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया है। चाइना हालांकि यूएस से भी आगे निकल गया है। जितने भी, फॉर एग्जांपल मैं एक्सप्रेस वेज की बात करूं तो चाइना ने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस वेज बना दिए हैं यूएस के कंपैरिजन भी, लेकिन हमारे जो एक्सप्रेस वे हैं वो अभी गिने चुने ही बने हैं। ओके, तो अभी बहुत सारा काम बाकी है, उसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो फाइनेंस कैसे आ रहा है, जैसे अभी जो भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसका जो टारगेट है 2017 का ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, 2022 तक का इसका टारगेट है कि ख़त्म करेंगे। तो 6,92,324 करोड़ का इसका बजट है, उसमें से जो तकरीबन 1,57,000 करोड़ जो रुपए हैं वो नेशनल प्रोजेक्ट्स जो हैं भारतमाला के तहत हैं। ठीक है, जो इनकम्प्लीट नेशनल हाईवेज है उनको कंप्लीट करने के लिए। ओके, उसके बाद कुछ टर्म्स यहाँ पर यूज़ की गई हैं, SARDP, एनी एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स। ओके, सो EAP के तहत आते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक से वर्ल्ड बैंक ने कोई पैसा दिया है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जहाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोई पैसा दिया है। ओके, उसके बाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रोड्स हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पर भी कोई इतनी बढ़िया हालत नहीं है। ओके, उसके बाद 5,35,000 करोड़ का जो यहाँ पर पैसा इकट्ठा करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई कि फेस 1 में ये 5,35,000 करोड़ का जारी किया गया था टारगेट। ओके, तो अभी जितना यहाँ पर टारगेट जारी और पैसा जारी किया गया था उसके हिसाब से वर्क हो चुका है। ओके, उसके बाद 2,09,000 करोड़ पे जो मार्केट से उधार लेंगे। ओके, जो कुछ पैसे 1 लाख करोड़ के आसपास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ली जाएंगी। ओके, उसके बाद और जो 2 लाख करोड़ रुपया है उसके सेंट्रल रोड फंड जो है, जो टोल से आएगा, ओके, तो उससे लिया जाएगा। उसके बाद फिर सेंट्रल रोड फंड है, ठीक है, वहाँ से पैसे लिए जाएंगे। तो इस तरह करके जो है पैसा जुटाया जाएगा। ओके, सो टोल परमानेंट ब्रिज फी फंड, ये भी एक तरह की फी है। ओके, टोल परमानेंट ब्रिज फी फंड। ओके, तो बहुत सारे यहाँ पर सरकार जो है कोशिश कर रही है किसी ना किसी तरीके से जो है
ज़्यादा से ज़्यादा फंड अपने पास लेकर आए और इन्वेस्ट करे और अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को प्रोवाइड करे। तो आगे बात की गई है NHIDCL, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये 2014 में बनाया गया था, एक फुली ऑन्ड कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज की, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसका जो काम है कंस्ट्रक्शन का काम देखना है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का, स्पेसिफिकली जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पर, ओके। आगे बात की गई है सेंट्रल रोड फंड क्या होता है। तो सेंट्रल रोड फंड ये भी एक नॉन लैप्सेबल फंड है जो सेंट्रल रोड फंड एक्ट 2000 के तहत बनाया गया है। तो ये कैसे इकट्ठा होता है, ये सेस लगता है जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर, ओके। जब जो भी आप पेट्रोल डीजल जब भी भरवाते हो तो एक सेस गवर्नमेंट लगाती है। सेस होता है जैसे एक टैक्स लगा उसके ऊपर फिर एक टैक्स लगा देना, ओके। तो उससे सरकार पैसा इकट्ठा करेगी, ओके। तो वो जो पैसा इकट्ठा होगा उससे नेशनल हाईवेज को अपग्रेड करेगी, स्ट्रेट रोड्स को बनाएगी, जो ग्राम पंचायती की जो सड़कें होती हैं वो बनाएगी, रेलवे के जो ब्रिजेस हैं ओवर ब्रिजेस वो बनाएगी, नेशनल वाटरवेज बनाएगी। तो इन सभी जगहों पर सेंट्रल रोड फंड का पैसा जो है लगाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ओके, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हाईवेज की बात की गई है, ये 48,790 किलोमीटर जो हाईवेज है इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, जिसमें से 28,915 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, ओके। जो रिमेनिंग है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ओके। तो वो भी जो है जल्दी से जल्दी जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसको NHDP जो है उसको भी भारतमाला में बाद में कंज्यूम कर दिया जाएगा, उसमें सबस्यूम कर दिया जाएगा। बाद में बात की गई है नेशनल कॉरिडोर्स की, नेशनल कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर 6 हाई वॉल्यूम कॉरिडोर्स हैं, जैसे गोल्डन क्वारिलेटरल हैं, ओके। 4 जो हैं गोल्डन क्वारिलेटरल के अंदर आते हैं, ओके। 2 जो है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स के अंदर आते हैं, इंक्लूडिंग मुंबई कोलकाता हाईवे, नेशनल हाईवे 6 नॉन एज ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट कॉरिडोर, ओके, दैट कैरी 35% ऑफ इंडियाज फ्राइट, ओके। सो लेन एक्सपेंशन टू 6 to 8 लेन, ये भी काम चल रहा है। कहीं पर जहाँ पर 4 लेन है वो 6 हो रही है, जब 6 लेन है वो 8 लेन हो रही है, ओके। जो रिंग रोड्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, नए बाईपासेस क्रिएट किए जा रहे हैं, एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, ओके। सो भारतमाला टू कंजेस्ट नेशनल कॉरिडोर्स लॉजिस्टिक्स पार्क्स विल बी सेट अप अलोंग नेशनल कॉरिडोर्स। सो लॉजिस्टिक पार्क्स भी बनाई जाएंगी। तो आगे यहाँ पर डिस्कस करते हैं नेशनल कॉरिडोर्स एफिशिएंसी प्रोग्राम। तो ये जो है ये 5000 किलोमीटर जो फेज 1 का जो है, ओके। तो यहाँ पर चोक पॉइंट्स बनाए जाएंगे 185, ओके। सो 34 6 to 8 लेनिंग, 45 बाईपासेस बनाए जाएंगे और 28 रिंग रोड्स बनाए जाएंगे 6 नेशनल कॉरिडोर के आसपास। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ गिनती के 4-5 मैं डिस्कस करूंगा। सो बहुत सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बन रहे हैं, तो उनका जो टोटल गिनती है वो है 44 और जो टोटल लंबाई है वो है 26,200 किलोमीटर, ओके। तो यहाँ पर जो फेज 1 है उसमें से अभी 6 नेशनल कॉरिडोर्स को एक्सक्लूड किया गया है। इसके अलावा और जो है इंटर कॉरिडोर्स जो है उनको इंक्लूड किया गया है। तो अभी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर 1 है वो मुंबई कोलकाता का है, जो 2 है वो मुंबई कन्याकुमारी का है, इकोनॉमिक कॉरिडोर 3 अमृतसर जामनगर तक है, ओके। सो इकोनॉमिक कॉरिडोर 4 कांडला सागर तक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर 5 आगरा मुंबई, ओके। तो इसके साथ जो है 39 और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, लेकिन जो मेनली जो इम्पोर्टेंट है मैं वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये था आज का सारा PIB का न्यूज़। आई होप आपको समझ आया है, ओके। तो थोड़ा सा मैं तेज़ बोल रहा हूँ, उसका रीज़न यही है कि जल्दी से जो है PIB कवर किया जाए कम से कम टाइम में, जो कि अगर आप कल रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन आपकी जल्दी हो जाए। लेकिन जो डिस्कशन है सुबह की जो एडिटोरियल एनालिसिस की, ओके, डिस्कशन हमेशा लंबी होगी, क्योंकि डिस्कशन जब अच्छी होगी तभी आपका जो माइंड है वो एनालिटिकली डेवलप कर पाएगा, एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो पाएगी, ओके। तो इन सभी न्यूज़ को आपने अपने माइंड में बार बार रिवाइज करना है, ओके। तो जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, हाईलाइटेड की हैं, ओके, तो उनको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको समझ आया है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।